हेलो स्टूडेंट्स, मंत्र मंत्र की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे कुछ वीडियो भी डले हैं जिसमें से हमने कंप्यूटर या प्रबंधन के वीडियो डाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो भी आए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है ये आप सभी देख पाए। ठीक है, अब मेरा नाम है बसंत नीलकंठ और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, साइंस में भी मैं आज आपको बायो का एक टॉपिक ले रहा हूं और यही टॉपिक फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो देखें, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है सेल, कोशिका। अब बात करें सेल, कोशिका की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि क्या है ये कोशिका। ठीक है, तो यह जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है इकाई, यूनिट। इट इज अ फंक्शनल एवं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग। मैंने यहां पे क्यों वर्ड लिया, ये दो वर्ड, एक संरचनात्मक और एक कार्यात्मक, और यहां पे मैंने कहा यूनिट। यूनिट क्यों बेटा? क्योंकि देखिए जो हमारी सेल होती है, ठीक है, जो ये सेल है, सेल ये कहीं ना कहीं हमारी क्या बना रही है, बॉडी को बना रही है। ठीक है, पर सेल से बॉडी बनने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा किस टाइप से देखिए। सेल है, सेल एक कोई सेल है, ठीक, इस सेल में होगा सेल डिवीजन जिससे 1 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनी, उसी प्रकार से उन चारों से और 4 बनती गई, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ठीक है, अब जब ये बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है तो इन कोशिकाओं ने क्या बना लिए, अपने ग्रुप बना लिए। और जैसे ही कोशिकाओं ने अपने ग्रुप बना लिए, मान लीजिए कि इसने एक अपना ग्रुप बना लिया, इन कोशिकाओं ने एक अपना ग्रुप बना लिया, इन कोशिकाओं ने एक अपना ग्रुप बना लिया, इस तरीके से इन लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए। तो यहां पर हमें टर्म्स मिल गई, वो है टिश्यू, जिसे हम कहते हैं ऊतक। ठीक, टिश्यू या ऊतक क्या कहते हैं? यदि हम टिश्यू की डेफिनेशन दे तो ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का समूह। कोशिका का जो समूह होता है, जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग कोशिकाएं आपस में बैठकर अपना ग्रुप बना लेती है, वो अपने कार्यों में लग जाती है। तो उस जो ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप हमारा क्या कहला रहा है, टिश्यू। जैसे बहुत सारे टिश्यू बन गए। अब जब बहुत सारे टिश्यू बन गए तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर, बहुत सारे जो टिश्यू हैं ये आपस में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू आपस में मिल गए, उसी प्रकार कुछ अलग टिश्यू आपस में मिल गए, तो ये बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर अलग अलग बॉडी ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉडी ऑर्गन, शरीर के अंग। देन सारे बॉडी ऑर्गन को हम यदि इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करने का मतलब है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये सारे बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर बॉडी ऑर्गन बनाते हैं, और बॉडी ऑर्गन से क्या बन गए, कंप्लीट बॉडी। तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारी बॉडी है वो एक्चुअल में किनसे मिलकर बनी हुई है, सेल से। क्योंकि सेल से मिलकर बनी है इसीलिए हमने सेल को क्या कहा कि यह क्या है, एक छोटी सी यूनिट या एक इकाई है। ठीक है, और वो भी किसके, हमारे जीवन की। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया जो हमारी जो सेल है ये एक यूनिट है और इसी से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब यहां पर एक और चीज, क्योंकि मैंने यहां पर एक नाम लिखा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों कहा मैंने? क्योंकि बेटा देखिए, संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब कुछ संरचना बना रहा है, तो मैंने जो मेरे बॉडी बनी है क्या है, एक स्ट्रक्चर ही तो है। उसी प्रकार दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है या दूसरी जो जीव है उनकी भी तो क्या है, संरचनात्मक बनी हुई है, उनकी भी तो बॉडी बनी हुई है। और जो उनकी बॉडी बनी, जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हो गए या बहुत सारे आपने जीव जो हम देख सकते हैं वो जीव, उनकी भी तो एक अलग बॉडी है, अलग स्ट्रक्चर है, सब में भिन्नताएं हैं।
ठीक है, तो ये जो भिन्नताएं हैं ये इन सेलों के कारण है। तो हमने बोला कि ये संरचनात्मक विधि। कार्यात्मक, सेल क्या कार्य कर रही है, तो बेटा हम हमारा शरीर जो भी कार्य कर रहा है या हमारे शरीर में जो भी चीजें हो रही है ना, ये सब के सब सेल्स के द्वारा ही हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मेरे शरीर से हार्मोन या एंजाइम निकल रहे हैं, तो ये जो हार्मोन या एंजाइम है ये तो सेल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे शरीर में कुछ ऐसे पिगमेंट या वर्णक निकल रहे होंगे, पिगमेंट या वर्णक कुछ ऐसे रंगीन पदार्थ जो कहीं ना कहीं मेरी चीजों को सक्रिय कर रहे हैं, मेरे अंदरूनी चीजों को सक्रिय कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे शरीर में जो यकृत, लीवर बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक तो क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है, उसका निर्माण करता है। पित्त वर्णक जो कि वसाव यानी फैट जो होता है उसका एमल्सिफिकेशन करता है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिकाएं हैं कुछ ऐसे पदार्थों का स्त्रवण या सिक्रीशन कर रही है जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए। उसी प्रकार बहुत सारे और, जैसे ऊर्जा के लिए भी या श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन, तो ये चीजें ये कर रही है, ये सारी कौन ही कर रही है, सेल कर रही। तो इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। ठीक, ये तो हमने बहुत ही बेसिक जानकारी ली। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि जो हमारी कोशिका होती है, ठीक, इस कोशिका के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी सबसे पहले खोज किसने की। तो बेटा इसकी जो खोज की थी वो है रॉबर्ट हुक, 1665। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि रॉबर्ट हुक ने जो ये कोशिका खोजी है, कहां पर खोजी, किस जगह पर खोजी, तो बेटा उसका नाम है कॉर्क। कॉर्क क्या है, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक, क्या हुआ, कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा था, उस पे जब जो हमारे रॉबर्ट हुक थे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो देखा कि उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं दिखाई दी। और जब ये संरचनाएं दिखाई दी तो उन्होंने उसको सेल या कोशिका कहा, या फिर उसको बोल सकते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक, क्योंकि मधुमक्खी की छत्ते से वो संरचना थी। अब जब ये स्ट्रक्चर तो हमने देखा कि कहा, तो उसी को इन्होंने क्या नाम से बुलाया कि ये क्या है, कोशिका है, क्योंकि बहुत छोटा था, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखा। अब क्योंकि कॉर्क जो एक लकड़ी का टुकड़ा है तो उस पर जो कोशिकाएं थी वो थी मृत कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं थी वो, मृत कोशिका, डेड सेल। और चूंकि मृत कोशिका डेड सेल थी वो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो कोशिकाओं की खोज की वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिका। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जब मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है, मतलब सबसे पहले भले उन्होंने की है पर वो कोशिकाएं तो कैसी थी, मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिकाओं लाइव सेल्स की तो खोज किसी ने की होगी। तो जो जीवित कोशिकाएं हैं इनकी खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या करी, जीवित कोशिका की खोज की। कहां पर की, तो जो तालाब का पानी, उसके अंदर तालाब का जो पानी है उसमें एक जीव की इन्हें कोशिका दिखाई दी। और वो जो जीव था वो कौन था, जीवाणु, बैक्टीरिया। वो जो जीव कौन है, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो हम क्या कह सकते हैं, और जो तालाब के पानी में जो बैक्टीरिया है उनको इन्होंने देखा जब माइक्रोस्कोप से, तो वो जीवित कोशिका थी। तो जो जीवित कोशिका थी तो उसका हम बोल सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, देन अब चूंकि हम ये तो सब क्या कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका के बारे में जान रहे हैं, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक, अब जो ये कोशिकाओं के बारे में इतनी जानकारी है, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कोशिका के बारे में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा कुछ थ्योरी दी गई थी। अब जो थ्योरी दी गई थी, ठीक है, ये थ्योरी एनिमल सेल के लिए भी दी गई होगी, प्लांट सेल्स के लिए भी दी गई होगी। ठीक,
तो एग्जाम वाला बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल सेल के लिए थ्योरी किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी, तो उस व्यक्ति का नाम था स्लाइडेन। और जो प्लांट सेल है, सॉरी, उसका नाम है स्वान, और जो प्लांट सेल है उसका है स्लाइडेन। ठीक, एनिमल सेल के लिए स्वान ने थ्योरी दी थी और प्लांट सेल के लिए स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने थ्योरी दी थी। इन्होंने जो थ्योरी दी, ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी, ये थ्योरी में कहा क्या गया था, तो कुछ बेसिक बातें कही गई थी, जैसे कि हर जीव या तो एक कोशिकीय होगा या फिर बहुकोशिका होगा, यानी कि हर जो जितने भी जीव हैं या तो वो एक कोशिका वाले होंगे, उनका शरीर एक कोशिका से बना होगा या बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा। दूसरा, जितने भी कोशिका है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, मान लीजिए मेरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये किसी एक कोशिका से बनी होगी, यानी कि इसको थोड़ा सा समझिए, जितनी भी नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से बनी है, ये उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया ये जो कोशिका है ये इसमें सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होकर ये एक से कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 में हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कहा कि जो नई कोशिका है वो किन कोशिकाओं से मिलकर बनी है, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी, ये भी उन्होंने थ्योरी में कह दिया। फिर उन्होंने कहा था कि कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, अंतःपदरजलिका, इस तरीके के तो बहुत सारे कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, यह कोशिका की सारी जैविक व भौतिक क्रियाएं करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ थ्योरी दी है। थ्योरी तो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन एग्जाम में बेटा ये नाम जरूर आते हैं कि एनिमल सेल के लिए इन्होंने थ्योरी दी थी स्वान ने, और प्लांट सेल्स के लिए किन्होंने दी थी स्लाइडेन ने। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ बेसिक जानकारी ली, कुछ बेसिक बातें की है, और थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएंगे सेल के। हमने यहाँ पर सेल के बारे में जो चीजें जानी, उसमें अब ये भी जान लें कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर इनका साइज कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा जो कोशिकाओं का जो साइज होता है ना, ये माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकता है या कुछ मीटर तक भी हो सकता है, मीटर तक भी हो सकता है। ठीक, जो हमारी कोशिका है इनका साइज माइक्रोमीटर, देखिए कोशिका को नापने के लिए या मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का ही यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहां पे कहा कि कुछ कोशिका मीटर में भी मापी जाती है। क्यों? जैसे मैंने कहा जिराफ भी तो एक जीव ही है, और जब जिराफ एक जीव है तो उसकी जो गर्दन में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका है, नर्व जो सेल होती है, उसकी जो लंबाई होती है बेटा, उसकी लंबाई होती है लगभग 2 मीटर। अब आप सोचिए कि जिराफ की गर्दन है, जिराफ की जो गर्दन है उसमें जो तंत्रिका है, नर्व्स है, वही कितनी है, 2 मीटर है, तो हो गया ना मीटर। इसलिए मैंने कहा, वैसे तो ज्यादातर आपको कोशिकाएं किस में ही मिलेगी, माइक्रोमीटर में ही हम उसको मेजर कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो कोशिका है उनका साइज माइक्रोमीटर में हम मापते हैं ज्यादा से ज्यादा, कुछ ही रहते हैं जिनको हम मीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अब यहां पर हो गया एग्जाम वाला कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे एग्जाम वाले ने क्वेश्चन किया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, जो कि क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो कि बेटा क्या है, जीवाणु या बैक्टीरिया। सबसे छोटी हो गई तो सबसे बड़ी भी होती है, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका की यदि हम बात करें तो यह है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक, शुतुरमुर्ग का अंडा,
ये सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, सबसे लंबी कोशिका, ठीक, देखिए बड़ा एक अलग बात होता है, लंबाई एक अलग चीज है। बड़े में क्या होता है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बहुत ज्यादा हो, और लंबाई की हम बात करें तो इसमें सिर्फ लंबाई इसकी ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या बोल लीजिए आप तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। ठीक, उसी प्रकार बेटा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ह्यूमन जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड में सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन ब्लड में सबसे छोटी कोशिका मानव रक्त की, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका, तो बेटा मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है प्लेटलेट्स। ठीक, तो उसी प्रकार सबसे बड़ी भी होगी तो वो होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक, प्लेटलेट्स का जो साइज होता है 2 से 4 माइक्रोन, और डब्ल्यूबीसी का जो साइज होता है 8 से 22 माइक्रोन के बीच होता है। कहा ना माइक्रोन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कोशिका का जो साइज है हम उसको क्या में मापते हैं, माइक्रोन में मापते हैं। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हमने एक नॉर्मल देखा, ठीक है, लेकिन हमें तो और भी कुछ जानना है। तो अब बात करते हैं कोशिका के उद्विकास, रिवॉल्यूशन के आधार पर। ठीक है, रिवॉल्यूशन के आधार पर सेल उद्विकास या रिवॉल्यूशन के आधार पर। रिवॉल्यूशन या उद्विकास, रिवॉल्यूशन बेटा क्या नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो जैसे कि हमारा जो विकास हुआ, पहले हम क्या थे, एक प्रकार से आदि मानव थे, फिर हमारा धीरे धीरे विकास होते गया और आज हम एक प्रॉपर मानव में, मतलब एक पूरा विकसित मानव में कन्वर्ट हो गए। तो उसी प्रकार उद्विकास के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ कोशिकाएं थी जिसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, मतलब वो क्या होगी, अविकसित कोशिका होगी, अनडेवलप्ड सेल होगी। फिर धीरे धीरे उन कोशिकाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, और जब विकास हुआ तो वो कोशिकाएं क्या कहलाने लग गई, हमारी विकसित कोशिकाएं कहलाने लग गई। तो इसी के बेसिस पर हमने क्या करा है, सेल को 2 भागों में बांटा है। अब जब सेल को 2 भागों में बांटा है तो ये कौन कौन से 2 भाग हैं, देखें जरा। तो यहां पर है ये 2 भाग, एक है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, प्रो और यहां है कैरियोटिक। ठीक, यहां पे भी ये 2 चीजों से मिलकर बना है, यू और दूसरा है कैरियोटिक। ठीक, प्रो का मतलब बेटा क्या होता है, प्रो का मतलब बोल सकते हो आप पहला, प्राचीन या आदिम। ठीक, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोटिक का मतलब बेटा यहां पे क्या है, केंद्रक। ठीक है, उसी प्रकार यूकैरियोटिक की बात करें, यू में इसका मतलब होता है अच्छा, गुड। कैरियोटिक का मतलब तो केंद्रक, कैरियोटिक का मतलब तो क्या होगा, केंद्रक। समझो जरा इसको। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कोशिका है, ठीक है, इधर भी सेम, ये हमारी कोशिका है, ठीक है, ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका में भी मान लीजिए केंद्रक है, न्यूक्लियस, ये हमारी सेल, यहां पर ये है न्यूक्लियस, ये है हमारी सेल। एक डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में। तो
जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि मैंने यहां पर कहा कि ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये पूरी कोशिका है, मतलब हर कोशिका का केंद्रक है, इस भी कोशिका का ये भी केंद्रक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या सेल होती है, इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिससे होता क्या है कि ये है हमारा कोशिका का द्रव, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और कहीं ना कहीं हमें यह भी पता है कि केंद्रक के अंदर भी कुछ लिक्विड या द्रव पाया जाता होगा, जिसको हम क्या कहते होंगे, केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव। तो मैंने यहां पर कहा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस अविकसित होता है, अर्थात कि इन कोशिकाओं की केंद्रक में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जिससे जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव है यह कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है। वे कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वह केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में बिखरा पड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये क्या है, अविकसित कोशिका है, प्राचीन आदिम है, अविकसित, आदिम में भी का आदि मानो, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिका या वे विकसित कोशिकाएं होती है जिसमें प्रॉपर अच्छा गुड वेल क्या बना होता है, केंद्रक होता है, मतलब इसमें प्रॉपर केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली भी होती है, केंद्रिकाएं भी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें इसमें प्रॉपर होती है, साथ ही साथ सारे कोशिका अंग सेल ऑर्गन भी प्रॉपर पाए जाते हैं। तो ये पूरी वेल डेवलप्ड है, जो विकसित कोशिकाएं। यदि मैं बात करूं तो बेटा ये कैसी कोशिकाएं हैं, विकसित कोशिकाएं, और ये कैसी है, एक अविकसित कोशिका, क्योंकि इन कोशिकाओं में क्या है, केंद्रक जो है वही कैसा है, अविकसित है, ठीक। तो हमने बेसिक डिफरेंस तो उसके बीच में हमने जान लिया। अब बेसिक डिफरेंस जब जाना है तो उसी से हम थोड़ा और चीज जानते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के बारे में आज हम जानते हैं थोड़ा सा कि क्या है प्रोकैरियोटिक। देखिए तो प्रोकैरियोटिक का एक एग्जांपल, जैसे चलो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक के कुछ एग्जांपल में है जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब, ठीक है, उसके बाद आर्किया, ये भी जीवाणु का टाइप है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी हम कह सकते हैं नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में यदि हम देखें, इसके एग्जाम्पल देखें हम, और एक चीज और आपको मैं बता दूं, एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछते हैं, जैसे उन्होंने मान लीजिए पूछ लिया साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो आपको पता होना चाहिए। या वो ये भी पूछ सकता है, एक नाम, 3 नाम दे दिए, एक नाम उधर से दे दिया, पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है प्लांट सेल, पादप कोशिकाएं, एनिमल सेल, जंतु कोशिकाएं, उसी के बाद हाइड्रा, बेटा ये समुद्रों में पानी में पाया जाने वाला जीव है, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। उसी के बाद अमीबा, ठीक, तो ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें तो देखी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में। बनाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब एक बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है या क्या क्या नहीं होता, ठीक है। देखें तो जब हम बात करें प्रोकैरियोटिक की,
तो देखें इसका डायग्राम। देखिए बच्चों, ये है हमारा बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की मैंने बनाई है सेल, और जो सेल है यहां पर आपके सामने, ठीक है। अब यहां पर जो हमने ये बात कही है बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है, उसकी जो मैंने सेल बनाई है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो भी हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर जो जो भी उनके कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं वो ये है आपके सामने, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक जो जीव है बैक्टीरिया, इसमें पाई जाती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स के पार्टिकल, न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो कि अनुवांशिक पदार्थ है जिससे ये अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार फ्लैगेलम और पीलस। चलो देखते हैं इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल क्या है इसके बारे में जान लो। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव में जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो सेल वॉल होती है इसमें जो सेल वॉल है ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन व फास्फोलिपिड। और जो यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक में जो सेल वॉल ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ये तो हमने देखा। बात करें कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, तो बेटा जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को निश्चित आकृति या आकार प्रदान करती है, वह उन्हें मजबूती भी प्रदान करती है। मैंने क्या कहा, आकार या आकृति, वह क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, फिर हम बात करें कोशिका भित्ति का और क्या काम है, तो बेटा ये होती है पारगम्य, पारगम्य या इंग्लिश में कहे तो परमिएबल। क्या मतलब है इसका पारगम्य, बेटा पारगम्य का मतलब यहां पर है ये है कि जो कोशिका है अपने अंदर के जितने भी पदार्थ है इनको ये कोशिका से बाहर पहुंचा सकती है, तो कोशिका के बाहर जो पदार्थ होंगे उन पदार्थों को कोशिका के अंदर ला सकती है। मतलब कि जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यह, उसमें भी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो कि झिल्ली जैसी रचना है, ठीक है। तो ये क्या करती है, यह अंदर के पदार्थों को बाहर व बाहर के पदार्थों को अंदर लाने ले जाने का काम करती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों में ही किसकी बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड, ठीक, लिपिड, ठीक, जिसको हम क्या बोल सकते हो, लिपिड क्या है, लिपिड एक प्रकार का वसा, फैट, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल या इन सबसे मिलकर बना होता है, तो इसकी ये बनी होती है। दूसरा इसका काम क्या है बेटा, तो यह भी क्या करती है, एक निश्चित आकार व मजबूती प्रदान करती है। यह भी क्या करती है, कोशिका को निश्चित आकार व मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, ठीक। उसी के बाद बात करें कि जो हमारी जो कोशिका है, सॉरी कोशिका झिल्ली है, ये झिल्ली क्या होती है, सेमी परमिएबल, सेमी या हम कहे तो अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य क्यों अर्ध पारगम्य, क्योंकि बेटा जो हमारी कोशिका झिल्ली है यह कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को, जैसे कि जल या प्रोटीन, तो बिल्कुल ऐसे कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका से बाहर व कोशिका के अंदर लाने ले जाने का मतलब, कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही क्या करती है, बाहर ले जाती है या बाहर से अंदर लेके आती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं। तो ये तो हमने एक बेसिक जानकारी देखी, बाद में हम इसके बारे में और फुल डिटेल देखेंगे, ठीक है। उसी के बाद राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का काम बेटा क्या होता है,
यह प्रोटीन निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करते हैं कोशिका के अंदर। ठीक, उसी प्रकार हम बात करें न्यूक्लियोटाइड डीएनए क्या है? ये क्या है बेटा? तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए मतलब जब जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जब केंद्रक का द्रव कोशिका द्रव में बिखरा होता है, तो उसमें पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोटाइड डीएनए कहलाता है। केंद्रक द्रव में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? न्यूक्लियोटाइड डीएनए। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें कशाप या फ्लैगेलम क्या है? तो बेटा ये आपको कुछ पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमें पता है पूंछ जैसे मछलियां में जो पूंछ होती है वो उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो उसी प्रकार यहां पर ये जो जीव है, इसके संचालन के लिए, इसको गति प्रदान करने के लिए किसका? फ्लैगेलम का यूज करती है ये। ठीक है, तो यहां पर फ्लैगेलम का क्या काम हो गया? यह जीवों के संचालन में मदद करती है। ठीक, ये क्या करती है? जीवों के संचालन में मदद करती है। इसी के बाद बात करें पीलस या रोम, इसकी क्या है? तो बेटा जो पीलस या रोम होते हैं, इसका काम ये होता है कि चूंकि ये रोमगान, तो ये क्या होता है? दूसरे जीवों से क्या होते हैं? जाके चिपक जाते हैं और उनसे पोषक पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। यह दूसरे जीवों से चिपक जाते हैं व उनसे पोषक पदार्थों या तत्वों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक, तो ये सारा काम किसका होता है? इसमें पीलस का। और ये सारी चीजें जो पाई जा रही है हमारे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है, तो इसके अंदर ये चीजें हैं हमने देखी। अब बात करें कि बहुत सारे ऑर्गन तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या फिर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदजलिका, गोल्जी बॉडी, इस तरीके के, मतलब ये ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते। नहीं दिख रहे हैं मतलब नहीं पाए जाते, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये इनके अंदर, जैसे मैंने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक जीव में श्वसन क्रिया होती है, जैसे जो हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है, लेकिन इन जीवों में श्वसन क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है। प्लाज्मा झिल्ली बोल लीजिए या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है, वो कौन सा होता है बेटा? इसके अंदर जो विभाजन होता है वो होता है असूत्री अमाइटोसिस, असूत्री या अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन मुकुलन द्वारा, द्विखंडन, बहुखंडन, इस तरीके की चीजों के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि असूत्री विभाजन इसके अंदर होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली होती है, बहुत पतली सी होती है। ये एक अविकसित कोशिका अंग है। ठीक है, ये हमने चीजें यहाँ पर सभी देखी। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो दूसरे जीव होते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे, उनकी कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो बेटा क्रिया होती है, तो वो क्रिया के लिए उनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लिपिड में, प्लास्टिड में, लवक में। कहां पाया जाता है? प्लास्टिड लवक में पाया जाता है। और ये लवक कोशिका में होते हैं, जो कि एक मैच्योर कोशिका, प्लांट सेल्स की जो है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो क्या होगा? कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होगा, उसी के द्वारा कुछ ना कुछ चीजें करेगा। तो ये इसे बहुत सारे बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। तो हमें ये डिफरेंस भी हम जानेंगे, ठीक है, कि क्या और कितने डिफरेंस है। तो वो कब जानेंगे? जब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स।
ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जब हम पढ़ेंगे तब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी जानेंगे और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के आपको इजीली बेसिक डिफरेंस पता चल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना था और वहीं हमने एक बात कर ली आज बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक जीवों की, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को मंथन मंत्रा करके चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। मंथन मंत्रा की और भी कुछ वीडियोस हैं वो वीडियो देख पाए ताकि अभी जो जितनी भी व्यापम की जो एग्जाम आ रही हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर कर सके। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। बेटा ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।